दाखिल खारिज से स्वामित्व हित सरोकार मालिकाना हक नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे साथियों। और भी टॉपिक पर बात करेंगे कि दाखिल खारिज की समय सीमा क्या है और न करवाने पर आपको कौन कौन सी परेशानी होगी, और 14380 आवासीय प्लॉट्स का भी दाखिल खारिज होगा या नहीं, इस पर क्या कानून है, विद प्रूफ के बात करूंगा। देखिए, कई बार देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लॉट्स लिया, उसका दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, ज़मीन ली, उसका दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, तो प्रशासनिक अधिकारी भी परेशान करते हैं। कई जिन्होंने बेचा है उनके बच्चे परेशान करते, उत्तराधिकारी नातेदारी परेशान करते कि देखिए खतौनी में हमारा नाम है, दाखिल खारिज नहीं, जमाबंदी आपकी नहीं, ज़मीन खाली करिए। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर मान लीजिए आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो, क्योंकि ये आदेश आपको काफ़ी रिलीफ प्रदान करेगा, काफ़ी आपकी फेवर में हो सकता है अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो। अब ये क्या कहता है आदेश, चलिए वो जान लेते हैं। और देखिए, अगर आप लीगल कंसल्टेशन, कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आप इस आदेश की पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे साथियों आप थर्ड लाइन देखिए क्या कहता है। म्यूटेशन एंट्री, म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज, एंट्री डज नॉट कन्फेयर एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ द पर्सन, एंड द म्यूटेशन एंट्री इज द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ओनली फॉर द फिजिकल पर्पोज। यानी कि दाखिल खारिज जो है वो किसी भी व्यक्ति के पक्ष में स्वामित्व हित सरोकार उत्पन्न नहीं करता, यह केवल वित्तीय उद्देश्य, राजकोष उद्देश्य के लिए होता है, यानी कि लगाने के लिए होता है। ठीक है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब थोड़ा मैं आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप हिंदी में देखिए थोड़ा, ठीक है ना। कोर्ट ने कहा, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा कोर्ट ने, कि राजस्व रिकॉर्ड या जमाबंदी में प्रविष्टि का केवल वित्तीय उद्देश्य होता है। यानी कि जो आपका दाखिल खारिज जो होता है, दाखिल खारिज, जमाबंदी, इंतकाल जिसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होता है, अर्थात भू राजस्व के लिए, लगान के लिए, भुगतान के लिए। ठीक है, और ऐसी प्रविष्टियों के आधार पर कोई स्वामित्व प्रदान नहीं किया जाता। यह भी कहा गया कि जहां तक संपत्ति के स्वामित्व अधिकार का संबंध, यह केवल सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा ही तय किया जा सकता है विवादित संपत्तियों पे। ठीक है, वैसे मान लीजिए आपके नाम अगर मान लीजिए अधिकार अभिलेख है, मान लीजिए कोई डीड है और म्यूटेशन है, तो वैसे भी आप उसकी जमीन के मालिक होते। विवादित की स्थिति में केवल ये नहीं माना जाएगा कि दाखिल खारिज है तो जमीन आपका, स्वामित्व अधिकार आपका है। ठीक है, मैंने अभी आपको जजमेंट का जो पैराग्राफ था वो भी पढ़ाया था। मैंने आपसे ये भी कहा कि आप चाहे तो पीडीएफ भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कहा, यदि टाइटल, स्वामित्व अधिकार से संबंधी कोई विवाद है और विशेष रूप से वसीयत के आधार पर म्यूटेशन प्रविष्टि की मांग की जाती है। म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज। देखिए, दाखिल खारिज को अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं दाखिल खारिज, कहीं म्यूटेशन। ठीक है, तो कहीं पर इसे जो है इंतकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो प्रविष्टि की मांग की जाती है, तो जो पक्ष वसीयत के आधार पर स्वामित्व अधिकार का दावा कर रहा है उसे उपयुक्त सिविल कोर्ट में आना चाहिए और उसके अधिकारों को स्पष्ट करना होता है। उसके बाद ही सिविल कोर्ट सक्षम निर्णय के आधार पर आवश्यक म्यूटेशन एंट्री की जा सकती है। जो भी सिविल कोर्ट का निर्णय हो, आपके पक्ष में या हमारे फेवर में है, तो जिसके फेवर में दिया है उसकी म्यूटेशन एंट्री हो जानी चाहिए। ठीक है, अब कुछ मैं अपवाद बता दूं साथियों। सबसे फर्स्ट तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि प्रैक्टिकल में देखा जाए साथियों कि दाखिल खारिज डॉक्यूमेंट्स में बेहद आवश्यक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या पहले कभी खरीदी थी, खरीदने वाले, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि आप म्यूटेशन, दाखिल खारिज उसका हर संभव करवा लेना। ठीक है, क्यों? अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि दाखिल खारिज की समय सीमा क्या है और न करवाने पर कौन कौन सी परेशानी होंगी। ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए। और मैं फिर कहूँगा कि देखिए साथियों, जिस दिन आप रजिस्ट्री करवाते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 ये कहता है कि जिस दिन आपने रजिस्ट्री करवाई, रजिस्ट्री से ही सारे स्वामित्व आपको मिल जाते हैं। फिर भी दाखिल खारिज बेहद जरूरी होता है, क्यों, वो आप जान लीजिए। और देखिए, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में। फ़ायदा ये होगा कि ज्वाइन करने के बाद मैं स्पेशल वीडियोस जो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियोस भी आप देख सकेंगे, जैसे कोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है, और ड्राफ्टिंग्स, एप्लीकेशन, दावा कैसे करें, बंटवारा संबंधी सब आपको जो है वीडियोस ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैंने क्या कहा, दाखिल खारिज क्यों जरूरी है, जब आपको भाई
रजिस्ट्री से ही सारे अधिकार मिल गए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई दाखिल खारिज जो है स्वामित्व सरोकार उत्पन्न नहीं करता, फिर भी क्यों जरूरी है? देखिए साथियों, मान लीजिए आपने मुझसे ज़मीन खरीदी है, ठीक है, और आपने रजिस्ट्री करवा ली, आप काबिज हो गए, ठीक है, आपने जो है वो प्रॉपर्टी खरीद ली, सारे राइट्स आपको मिल गए, दाखिल खारिज अभी मेरे नाम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में साथियों, अगर मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो वो जमीन खतौनी में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमारे नाम चल रही है, तो हम उस पर केसीसी भी ले सकते हैं और हम किसी को गलत ढंग से उस खतौनी के आधार पर गुमराह करके वो जमीन दोबारा भी बेच सकते हैं। अगर दोबारा बेच दिया तो हालांकि आपकी जीत होगी, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर तो आपको काटने पड़ेंगे, तो ये भी दिक्कत है, क्योंकि खतौनी पे अभी भी मेरा नाम आ रहा है, तो ये दिक्कत की बात है। दूसरा साथियों ये है कि अगर मान लीजिए जिसका खतौनी पे नाम आ रहा है वो एक्सपायर हो गया, तो वो उत्तराधिकार के रूप में उनके बच्चों के नाम चला जाएगा। फिर बच्चे हो सकता परेशान करें, बच्चे कहें कि भाई हमारे पिता ने संपत्ति बेची, मुझे नहीं पता, हमारी संपत्ति खाली करिए, ठीक है, परेशान करें। दूसरा एक ये भी परेशानी होती है कि भाई अगर मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो आप धारा 116(17) में बंटवारा नहीं कर सकते रेवेन्यू कोर्ट्स में, ठीक है। आप धारा 24 में सीमांकन नहीं करवा सकते, आप धारा 134 में बेदखली रेवेन्यू के लिए बेदखली नहीं कर सकते। ऐसी कई कार्रवाइयां हैं जो रेवेन्यू कोर्ट में आप नहीं चला सकते, क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट में सबसे मैंने खतौनी पे आपका नाम है नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए भी जरूरी होता है। अब सवाल आता है कि दाखिल खारिज की समय सीमा क्या है। देखिए, दाखिल खारिज की कोई भी समय सीमा नहीं है, लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि आपको जो है वो 3 महीने के अंदर करा लेना चाहिए या 1-2 साल में करवा लेना चाहिए। नहीं करवाते हो तो फिर वो तहसीलदार जो है वो रिश्वत ले दे के कर देते हैं, ठीक है। आप चाहें तो मुझसे एक PDF ले सकते हैं, इसके फेवर में एक आदेश है कि दाखिल खारिज करवाने की कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है। अब समय सीमा के बारे में बता दिया, कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है। वैसे अधिकतर देखा गया है तो अगर मान लीजिए 12 साल, 15 साल, 20 साल पुराना है तो ये लोग रिश्वत लेते हैं फिर करते हैं, ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि आवासीय प्लॉट के संबंध में दाखिल खारिज होगा या नहीं, इसके संबंध में क्या है। देखिए साथियों, 143(80) के बाद भी बतौर नामांतरण किया जाएगा, यानी कि दाखिल खारिज होगा। इसके संबंध में PDF है और इसके संबंध में कानून भी है स्पष्ट। अब चलिए मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक घोषणा को धारा 82 के अधीन रद्दकरण को अधिकार अभिलेखों में यथाविहित रीति से अभिलिखित किया जाएगा। यानी कि कोई रद्दकरण है या कोई घोषणा है तो उस पर जो है, जो भी मान लीजिए अधिकार अभिलेख आपकी खतौनी है, इस पर अभिलिखित किया जाएगा। धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी अंतरण यानी कि ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए साथियों अंतरण क्या होता है, यानी कि बेनामा, वसीयत, दान पत्र या उत्तराधिकार द्वारा विहित रीत से नामांतरण आदेश पारित किया जाएगा। नामांतरण माने होता है साथियों दाखिल खारिज, ठीक है। दाखिल खारिज आदेश जो है वो पारित किया जाएगा। अब ये अधूरा PDF है, आप चाहें तो इसका पूरा PDF ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका आवासीय के बाद भी नहीं हो रहा दाखिल खारिज तो इसका पूरा कानून PDF ले सकते हैं और संबंधित अधिकारी से मिलकर अपना दाखिल खारिज के संबंध में आप बातचीत कर सकते हैं साथियों, ठीक है। और बाकी अगर आपको कंसल्टेशन, लीगल एडवाइस संबंधी अगर कोई लीगल एडवाइस या किसी संबंधित PDF लेना है तो हमारा WhatsApp नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं।